हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन टॉपिक लेके आए हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर के समष्टि अर्थशास्त्र का है उपभोग फलन। उपभोग फलन जे.एम. केन्ज या कीन्स द्वारा अर्थशास्त्र में दिया गया एक महत्वपूर्ण उपकरण है या एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यहाँ पे जो उपभोग है उसका तात्पर्य है कि एक अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं पर किया गया कुल वैसे है जो कि अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो उपभोग के लिए व्यय करते हैं उसके बारे में बात की गई है। यानी कुल खर्च में उपभोग तथा निवेश दोनों शामिल होते हैं। उपभोग अपन इसलिए करते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं से अपने आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि होती है, इसलिए उन वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया व्यय जिनसे अपने प्रत्यक्ष संतुष्टि होती है उससे अपन उपभोग कहते हैं। उपभोग फलन का तात्पर्य यह है कि उपभोग का मतलब है कि आय और उपभोग के बीच को संबंध को दर्शाने को वाले फंक्शन को अपन उपभोग फलन कहते हैं। जैसे कि अपन जानते हैं कि एक उपभोग पर आय का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जे.एम. केन्स ने बताया कि जैसे आय का अन्य तत्व भी प्रभावित करते हैं, जैसे वस्तु की कीमत भी प्रभावित करती है, फैशन भी करती है, समय भी करता है तथा अन्य तत्व जैसे कीमत आशंकाएं क्या है, परिस्थितियां क्या है, सब वो डिपेंड करती है। लेकिन उपभोग को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला तत्व है वो है आय। इसी के कारण केंद्र ने उपभोग को आय का फलन कहा है। और उपभोग फलन है वो उपभोग व्यय तथा राष्ट्रीय आय के बीच के संबंध को प्रकट करता है। और केंद्र ने उपभोग के लिए जो उपभोग फलन है उसके लिए उपभोग प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। उपभोग प्रवृत्ति शब्द का से तात्पर्य यह है कि आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग के विभिन्न स्तरों के संबंध को प्रकट करता है। यानी जैसे 100 रुपये आय है तो अपन कितना उपभोग कर रहे हैं, 200 है तो कितना कर रहे हैं, 300 है तो कितना कर रहे हैं। इन विभिन्न आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग के विभिन्न स्तर हैं, उनके बीच में आपसी संबंध को प्रकट करने वाले तालिका के दो अपन तो प्रकट करने वाली तालिकाओं को अपन उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी उपभोग फलन तो ये होता है कि आय के एक निश्चित स्तर पर उपभोग पर कितना व्यय किया जा रहा है उससे उपभोग कहा जाता है। और जबकि आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग के विभिन्न स्तरों को प्रकट करने वाले संबंध को अपन उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, जिसको C/Y से दर्शाया जाता है। केन्स का ये मानना था कि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है तथा आय घटने पर उपभोग घटता है। लेकिन आय बढ़ती है तो उपभोग उस अनुपात में नहीं बढ़ता जिस अनुपात में आय बढ़ी। जैसे आय अपनी डबल होगी तो एक व्यक्ति अपना उपभोग डबल नहीं करेगा, बजाय डबल की बजाय कम ही उपभोग बढ़ेगा। हो सकता है कि 70%, 80%, 90% ही बढ़े, लेकिन 100% बढ़ने की संभावना बहुत ही कम रहती है। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति की आय कम हो जाती है तो वो उस गति से कम नहीं होता जितनी आय में कमी हुई, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जिस जीवन स्तर का एक आदी हो जाता है उसको काफ़ी समय तक वो उसी को मेंटेन करना चाहता है। इसलिए आय में कमी होने पर व्यक्ति उपभोग उतने तीव्र गति से नहीं करता है, जबकि आय बढ़ने पर उपभोग उतनी तीव्र गति से भी नहीं बढ़ता है जितनी आय बढ़ी। इसे ही उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम या मूलभूत मनोवैज्ञानिक नियम इसे कहा गया है। अब बात आती है कि उपभोग है वो आय का फलन है, तो कौन सी आय का फलन है, मौद्रिक आय या वास्तविक आय। तो केंद्र ने कहा कि उपभोग है वो वास्तविक आय का फलन है। अच्छा, वास्तविक आय के साथ साथ ये भी कहा कि आय का जो फलन है वो खर्च करने योग्य आय का है या खर्च करने योग्य से पहले जो व्यक्ति का आय का है या प्रयोज्य आय का है। तो केंद्र ने कहा कि ये प्रयोज्य आय का मतलब जिस टैक्स सब कुछ व्यक्ति देने के बाद में वो आय जिससे व्यक्ति चाहे तो खर्च कर सकता है, चाहे तो बचत कर सकता है, उस आय को प्रयोज्य आय कहते हैं। तो केंद्र ने कहा कि जो उपभोग है वो प्रयोज्य आय का फलन है। यानी अब जो अपन जितने भी आय में टैक्स सब घटा देंगे तो जो बच्चे की एंड में आय वो होती है प्रयोज्य आय, यानी जिसको व्यक्ति इच्छा अनुसार खर्च कर सकता है उसे कहते हैं प्रयोज्य आय। और व्यक्ति की आय है वो दो चीज़ों से मिल के बनी हुई होती है, उपभोग प्लस बचत से। यानी एक तो व्यक्ति उसको
खर्च वस्तु और सेवा पर खर्च करता है, दूसरा अपने बचा के रखता है। इन दोनों का जोड़ होती है वो कुल आय के बराबर होती है। अगर जितनी आय उतनी खर्च हो जाएगी तो बचत है वो शून्य हो जाएगी। अगर व्यक्ति जितनी आय है उससे ज़्यादा उपभोग करता है तो बचत माइनस हो जाएगी। अगर व्यक्ति जितना आय उससे कम खर्च करता है तो बचत धनात्मक होगी, प्लस होगी। अगर उपभोग फलन को अपन गणितीय स्वरूप में अगर लिखें तो अपन इसको इस तरीके लिखेंगे कि y इक्वल टू नहीं मतलब c इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, यानी उपभोग आय का फलन है। c इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। अगर उपभोग फलन को एक सरल रेखा में लिखा जाए, यानी अल्पकालीन उपभोग फलन दो प्रकार का, अल्पकालीन उपभोग फलन भी होता है और दीर्घकालीन उपभोग फलन होता है। तो अगर उपभोग फलन को अपन एक सरल रेखा के रूप में बताएं, अल्प है c इक्वल टू a प्लस बी वाई, यानी जहाँ पे भी अपन उपभोग फलन का प्रयोग करेंगे ज़्यादातर स्थानों पर तो इसी उपभोग फलन का प्रयोग करेंगे। c इक्वल टू a प्लस बी वाई। ये जो a है c यानी कंजप्शन उपभोग को बता रहा है। उपभोग है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक स्वतंत्र उपभोग, स्वतंत्र उपभोग जो ये ए है वो स्वतंत्र उपभोग को बता रहा है। स्वतंत्र उपभोग का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति की आय बिल्कुल भी नहीं हो तो भी व्यक्ति को खर्च करना पड़ता है अपने जीवन यापन के लिए। और अगर एक व्यक्ति कितनी भी आय हो वो कर, तो ये जो ए है वो स्थिर है क्योंकि ये स्वतंत्र उपभोग है, यानी वो आय से प्रभावित नहीं होता, यानी आय के विभिन्न स्तरों से प्रभावित नहीं होता। तो ये ए है वो क्या हो गया, स्वतंत्र उपभोग। और जो ये अपन बात करें अगर स्वतंत्र बी है, बी वाई, यहाँ वाई का मतलब है आय, बी का मतलब है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको अपन शॉर्ट में कहेंगे MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, यानी MPC। अभी अपन आगे देखेंगे MPC के बारे में पढ़ेंगे। तो C इक्वल टू A प्लस बी वाई, यानी उपभोग फलन होगा उसको अपन इस तरीके लिख सकते हैं। सी उपभोग फलन किस तरह A प्लस बी वाई, ये अल्पकालीन उपभोग फलन है। बी का मतलब जो MPC है वो ये बताती है कि 1 रुपये में से व्यक्ति कितना रुपये खर्च करता है। जैसे MPC अगर 0.8 है इसका मतलब है 1 रुपया व्यक्ति आय बढ़ती है तो 8 रुपये खर्च करता है। और ये जो भाग है बी वाई वाला ये बता रहा है कि आय और उपभोग के बीच में जो धनात्मक संबंध है उसको बताता है। यानी ये जो भाग है वो प्रेरित उपभोग है या उपभोग पर निर्भर उपभोग को बताता है। यानी ये बताता है कि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है और आय घटने पर उपभोग करता है। लेकिन ये जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अपन आगे अलग से इसको पढ़ेंगे। बात करें अगर दीर्घकालीन उपभोग फलन, दीर्घकालीन उपभोग फलन है उसको अपन लिखते हैं, तो उसको अपन लिखते हैं C इक्वल टू बी वाई, यानी उसमें कोई स्वतंत्र उपभोग नहीं होता है क्योंकि अगर व्यक्ति की दीर्घकाल तक कोई भी आय नहीं होगी तो व्यक्ति जीवन यापन नहीं कर पाएगा। इसलिए दीर्घकाल में तो आय होना आवश्यक है। इसलिए जो उपभोग है वो ए इसमें नहीं होता है और इसमें केवल होगा C इक्वल टू बी वाई होता है, यानी व्यक्ति की आय होगी तो वो उपभोग करेगा, आय नहीं होगी तो वो उपभोग नहीं करेगा। एक व्यक्ति जैसे 5 साल तक आय नहीं हो तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा। तो इसलिए आय होना तो अनिवार्य है। हाँ, अल्पकालीन छोटे समय के 1 महीना 2 महीना साल भर के लिए व्यक्ति बिना आय के काम चला सकता है क्योंकि वो अपनी पूर्व बचतों का उपयोग करके अपना उपभोग कर सकता है। लेकिन दीर्घकाल में ऐसा संभव नहीं है, इसलिए जो दीर्घकालीन उपभोग फलन हो जाएगा वो C इक्वल टू बी वाई हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि जो ये उपभोग फलन है यानी उपभोग इनको बीच में जो अपन ने संबंध देखा था कि ये आय और धन टैक्स और ये मतलब अपन इनके बीच में संबंध को बताया है। इसको अगर अपन यहाँ पे एक रेखा चित्र के माध्यम से अपन उपभोग को देखेंगे, यानी व्यक्ति की जो आय होती है वो दो भाग मैंने बताया था, एक तो होता है उपभोग, दूसरी होती बचत। यानी ये एक तरीके से व्यक्ति की आय होगी उपभोग प्लस बचत, जिसको अपन बता सकते हैं, जिसे वो अपन उपभोग कभी कभी
कुल पूर्ति भी कहते हैं। तो वाई इक्वल टू सी प्लस एस, यानी सी का मतलब उपभोग और एस का मतलब है बचत, यानी वाई इक्वल टू सी प्लस एस। अब व्यक्ति इसमें सी है जो खर्च, अगर खर्च के, ये तो अपन कुल पूर्ति की दृष्टि से देख रहे हैं, और अगर मांग की दृष्टि से देखें तो वाई इक्वल टू सी प्लस आई होता है। सी का मतलब है उपभोग पर वे, आई का मतलब है निवेश के लिए खर्च किया गया। तो इन दोनों का जोड़ होता है, वो भी राष्ट्रीय आय में हमेशा राष्ट्रीय आय है वो राष्ट्रीय मतलब एक दिन कुल खर्च है वो कुल आय के बराबर होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था राष्ट्रीय आय है वो राष्ट्रीय व्यय के बराबर होता है। अगर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तब ऐसी स्थिति होती है, अपन देखें तो कि सी प्लस एस इक्वल टू सी प्लस आई, यानी सी से सी गया तो इक्वल टू क्या बोलेगा, एस इक्वल टू आई। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो एक अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में। अब यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से अपन ने कुछ समझने का प्रयास किया है कि जैसे अल्पकालीन उपभोग फलन मैंने कहा कि इसको अपन इधर वाई एक्सेज पर लिया, जहाँ पे उपभोग लिया एक्स एक्सेज पर अपन ने आय को लिया। मान लो एक व्यक्ति की आय नहीं है, तब माना कि वो 100 रुपये खर्च कर रहा है, यानी बिल्कुल भी आय नहीं है तो उसको 100 रुपये खर्च कर रहा है, इसका मतलब उसकी बचत क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। यानी जितना वो करा वो यानी शून्य आय की स्थिति में व्यक्ति 100 रुपये खर्च कर रहा है तो बचत हो जाएगी -100। तो ये जो नीचे के डायग्राम है वो -100 शुरू हो रही है। जैसे जैसे व्यक्ति की आय, लेकिन जब तक 150 रुपये आय नहीं हो जाती है तब तक उपभोग ज़्यादा है, आय कम है। और 150 की स्थिति में 150 रुपये आय होने पर उपभोग भी 150 हो गया, आय भी 150 हो गई। इसका मतलब है 150 की स्थिति में जब आय हो जाती है तो उपभोग और आय दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। यानी जितने व्यक्ति कमा रहा है उतना ही वो खर्च कर रहा है, जिससे ब्रेक इवन पॉइंट कहा गया। यानी यहाँ पे न तो बचत हो रही है और न उसको कोई अपनी पूर्व वस्तुओं से वो प्रयोग कर रहा है, यानी आय और उपभोग बराबर हो गया, इसका मतलब कोई भी बचत नहीं हो रही। अब अगर व्यक्ति की और आय बढ़ती है तो व्यक्ति का उपभोग कम रह जाएगा, आय है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब आय ज़्यादा और खर्चा कम हो तो इसका मतलब उसको क्या हो रही है, बचत हो रही है। और जैसे जैसे व्यक्ति का आय बढ़ती जाएगी तो आय बढ़ती जाएगी तो उपभोग उस गति से नहीं बढ़ पाएगा। जैसे अभी अपन ने पढ़ा था उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम की, उपभोग उस गति से नहीं बढ़ता जिस गति से आय बढ़ती है, तो ये बचत बढ़ती जाएगी। तो नीचे अपन ये देखो एक फंक्शन डायग्राम में बताया है जिसमें एक्स एक्सेज पर आय और वाई एक्सेज पर बचत लिए। जब 100 रुपये जो शून्य आय है तो व्यक्ति -100 बचत है, जब 150 रुपये आए तो व्यक्ति की शून्य बचत है, और जब उसके बाद में अगर आय बढ़ती जाती है तो उपभोग जो बचत है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए जो बचत फलन फंक्शन है वो s इक्वल टू -d, यानी इसको अपन बचत फलन को दिखाते हैं तो x इक्वल टू -d प्लस एस, शॉर्ट एस वाई लिया अपन ने यहाँ पे छोटा एस वाई। इसका मतलब ये है -d का मतलब वो जब व्यक्ति की आय बिल्कुल नहीं हो तब वो क्या हो जाता है, व्यक्ति की बचत के समय माइनस होती है उस समय। वो प्लस एस यहाँ पे जो शॉर्ट स्मॉल एस बता रहा है सीमांत बचत प्रवृत्ति। अब ये अपन देखेंगे सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है। और वाई का मतलब है आय, यानी सीमांत बचत एस वाई वो भाग बता रहा है कि जो आय पर निर्भर करता है। अब अपन देखते हैं कि पहले तो अपन ये देखें कि ये दोनों होते क्या हैं, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। फिर अपन देखेंगे अगला टॉपिक में कि औसत बचत प्रवृत्ति क्या और सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या। तो सबसे पहले देखें अपन उपभोग औसत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको अपन कह सकते हैं उपभोग की औसत प्रवृत्ति, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। औसत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब ये है कि औसत रूप से अपन कितना खर्च कर रहे हैं। 100 रुपये है तो अपन कितना करते हैं, अगर 200 होता है तो कितना, तो एक औसत आ जाता है। तो उस औसत को ही औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कुल उपभोग में अपन आय का भाग देंगे तो अपने को औसत उपभोग प्रवृत्ति आज मिल जाएगी। जैसे 80 रुपये उपभोग है, 100 रुपये आय है तो 80 में 100 का भाग देंगे 0.8 आ जाएगा। 200 रुपये आय है और 160 रुपये उपभोग है तो 160 में 200 भाग देंगे तो अपने को उपभोग औसत उपभोग प्रवृत्ति मिल जाएगी।
यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति है कुल आय और कुल उपभोग के बीच को संबंध को दर्शाती है, और ये आय के किसी विशेष स्तर पर उपभोग व्यय का अनुपात होती है। यानी कोई आय के स्तर विशेष स्तर पर उपभोग कितना है उसको, इसका मतलब एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी एपीसी इक्वल टू होता है सी प्लस आई, या सी यानी कुल उपभोग व्यय और वाई यानी कुल आय, यानी कुल उपभोग में अपन आय का भाग देंगे तो अपने को औसत उपभोग प्रवृत्ति मिल जाएगी। इसको अपन अलग से अभी डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, मतलब तालिका से भी पढ़ेंगे और डायग्राम माध्यम से भी पढ़ेंगे। ये औसत उपभोग प्रवृत्ति ऐसा नहीं है कि स्थिर रहती है, ये आय के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न होती है, क्योंकि उपभोग आय बढ़ने पर उस गति से नहीं बढ़ता है, इसलिए आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग भी विभिन्न होता है, अनुपात भी विभिन्न होता है, इसलिए औसत उपभोग प्रवृत्ति भी विभिन्न होती है। इसको अपन एक तालिका के माध्यम से अगर देखें तो अपन देखेंगे जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, क्योंकि उपभोग आय का अनुपात है वो घटता जाता है। जैसे आय अपनी मान लो 0 तो व्यक्ति उपभोग कर रहा है 100, तो 100 में 0 का भाग देंगे तो उपभोग प्रवृत्ति आ जाएगी, औसत उपभोग प्रवृत्ति अनंत आ जाएगी। अगर मान लो आय 100 रुपये हो जाती है तो उपभोग होगा 150 रुपये, तो 150 में 100 का भाग देंगे तो 1/5, यानी 1 रुपये व्यक्ति का आय है तो वो खर्च कर रहा है 1.5 रुपये। सामान्यतः ऐसी स्थितियाँ नहीं होती, ये सामान्य परिस्थितियों की बात है। जब व्यक्ति का आय 200 रुपये तो उपभोग है भी 200 रुपये, यानी जितना आय उतना ही उपभोग है, इसलिए यहाँ पर औसत उपभोग क्या हो जाएगा 200/200 इक्वल टू 1। जब 300 आए है तो उपभोग 250 ही है तो औसत उपभोग हो जाए 0.83। जब 400 आए तो उपभोग 300 है तो उपभोग प्रवृत्ति 0.75। जब 500 है तो 350, 350/500 इक्वल टू 0.7। इसमें अपन ये देख रहे हैं जैसे जैसे व्यक्ति का आय बढ़ रही है औसत उपभोग प्रवृत्ति घटती जा रही है। इसका कारण ये है कि उपभोग उस गति से नहीं बढ़ता है जिस गति से आय बढ़ती है। अब अपन बात करते हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। इस शब्द का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है, गुणक भी पढ़ेंगे अपन, वहाँ पे भी इसकी उपयोगिता है, प्लस एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि उपभोग की अपन आय की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि, यानी आय की एक इकाई बढ़ने पर उपभोग में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। यानी आय में एक इकाई की वृद्धि हुई तो उपभोग में कितना परिवर्तन होगा, इसको बताता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। यानी अगर अपन आसान भाषा में कहें तो उपभोग में होने वाले परिवर्तन और आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। अगर इसको अपन देखें तो उपभोग में होने वाले परिवर्तन को अपन डेल्टा सी से बताएंगे। डेल्टा सी का मतलब होता है, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, और सी का मतलब है यहाँ पे उपभोग, यानी उपभोग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, यानी डेल्टा वाई का मतलब है यहाँ पे आय। मैंने कहा कि जहाँ पे अपन सीमांत पढ़ेंगे वहाँ मतलब है एक अतिरिक्त क्या है, यहाँ पे अपन आय के बारे में बात कर रहे हैं तो अपन यहाँ पे आय क्या कहेंगे कि एक अतिरिक्त इकाई आय में वृद्धि हो जाती है उपभोक्ता के, तो उसके उपभोग में कितनी वृद्धि होगी, यानी कितना परिवर्तन होगा उससे बताएगा। अपन इकाई इसलिए लेते हैं कि जितना भी उसके कारण उपभोग में परिवर्तन होता है वो हो जाती है उसकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, यानी MPC। MPC इक्वल टू होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। MPC इक्वल टू होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और APC बराबर क्या होता है, APC बराबर होता है C अपॉन वाई। यानी MPC बताता है कि उपभोक्ता के आय में होने वाले उपभोग में होने वाले परिवर्तन और आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है, या दूसरे शब्दों में अपन इसको कहें तो उपभोक्ता की एक इकाई आय बढ़ने पर कुल उपभोग में होने वाले परिवर्तन को बताता है। ठीक है, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम को बताता है। अगर इसको अपन तालिका के माध्यम से अगर देखें तो जब व्यक्ति की आय 0 है तो MPC भी 0 है। व्यक्ति की मान लो आय बढ़ के 0 से 100 हो जाती है, यानी आय में वृद्धि कितनी हुई 100 की, और उपभोग 100 से बढ़ के 150 हो जाता है, इसका मतलब उपभोग में वृद्धि कितनी हुई है 50 की, यानी 50 उपभोग में परिवर्तन हुआ 50 का, और आय में परिवर्तन हुआ 100 का। और अभी अपन ने पढ़ा था कि MPC इक्वल टू होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई।
एंड डेल्टा सी 50 है और डेल्टा वाई 100 है, नहीं 50 में 100 का भाग देंगे तो 0.5। आय बढ़ के 100 से 200 हो जाती है और उपभोग 150 से बढ़ के 200 हो जाता है। इसका मतलब उपभोग में वृद्धि हुई है 50 की, आय में वृद्धि हुई 100 की। तो यहाँ पे भी वही स्थिति होगी, 50/100 इक्वल टू 0.5। 200 से 300 होने पर 200 से 250 होता है तो 0.5, 300 से 400। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वो 0.5 है। 0.5 का मतलब ये है कि व्यक्ति 1 रुपये आय बढ़ेगी तो वो 8 आना खर्च करेगा, यानी आधा भाग। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ही ये बताता है कि वो आय में वृद्धि होने पर उपभोग में उतनी ज़्यादा वृद्धि होती है। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होने का मतलब है आय में उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती जिस अनुपात उपभोग में वृद्धि हो रही है। अब अपन कुछ सीमांत के बारे में अध्ययन कर लें कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की कुछ विशेषताओं के बारे में। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता एक यह है कि यह हमेशा धनात्मक होती है। धनात्मक का मतलब है हमेशा 0 से ज़्यादा और 1 से कम होती है। सामान्यतः ये 0 से ज़्यादा और 1 से कम होती है। इसका कारण यह है कि 0 से ज़्यादा मतलब आय बढ़ती है तो व्यक्ति का सामान्य है व्यवहार है कि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, लेकिन वो उपभोग बढ़ता है इसका मतलब 0 से ज़्यादा व्यक्ति की जितनी आय बढ़ती है उतने उसके बराबर उपभोग नहीं बढ़ता है, क्योंकि व्यक्ति की जब आय बढ़ती है तो उसके बराबर खर्च नहीं करके उससे कम खर्च करता है, इसलिए वो 1 से कम रहती है। जब 100 रुपये आय बढ़ी, व्यक्ति पूरे 100 के 100 रुपये खर्च नहीं करेगा, 90 खर्च करा तो 90/100 इक्वल टू 0.9 हो जाए। इसका मतलब वो 1 से कम और 0 से ज़्यादा होती है। हाँ, असामान्य परिस्थितियों में 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, जैसे शादी विवाह में व्यक्ति के आय से ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में हमेशा 1 से कम और 0 से ज़्यादा होती है। दूसरा, ये हमेशा धनात्मक होने का मतलब ये है कि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता ही बढ़ता है और आय कम होने पर उपभोग कम होता है, इसलिए ये उपभोग प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक होती है। और साधारणतः ये है कि आय बढ़ने की बात ज़्यादा होती करने की बजाय, इसलिए आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता ही है। दूसरी इसकी विशेषता के बारे में अपन बात करें तो वो ये है कि निर्धन वर्ग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अमीर व्यक्ति की सीमांत से ज़्यादा होती है। कारण है, निर्धन व्यक्ति की आय कम है तो वह चाहे अपने जीवन यापन के लिए उसको जो आय होती है उसका ज़्यादातर भाग वो खर्च करता है, क्योंकि अमीर व्यक्ति के लिए जो आय होती है वो उसका बहुत कम भाग खर्च कर पाता है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं कम उपभोग आय के भाग से पूरी हो जाती है, इसलिए उसकी जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है वो कम होती है। गरीब व्यक्ति की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है तुलनात्मक रूप से। उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा होने का मतलब ये है कि गरीब व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो उपभोग ज़्यादा गति से बढ़ेगा और अमीर व्यक्ति की आय बढ़ी तो उपभोग कम गति से, क्योंकि उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं पहले ही पूर्ण हो चुकी होती है, इसलिए उसके आय बढ़ने पर उपभोग उस गति से नहीं बढ़ेगा। तीसरी अगर अपन बात करें तो वो है कि दीर्घकाल में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो स्थिर रहती है। इसका मतलब है आय परिवर्तन होने पर उपभोग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। एंड अल्पकाल में किसी व्यक्ति की आय बढ़ गई तो उपभोग उस अनुपात में नहीं बढ़ेगा, लेकिन दीर्घकाल में एक निश्चित अनुपात में बढ़ेगा, दोनों में बराबर गति से अनुपात है। क्योंकि अल्पकाल में हो सकता है व्यक्ति किसी कारणवश बढ़ी हो तो वो उसको सोचता है कि एकदम आय के बाई है तो उसको रख लेता हूँ, बचत कर लेता हूँ, तो उसके कारण हो सकता है कि उस गति से वो नहीं बढ़े। ठीक। अल्पकालीन उपभोग प्रवृत्ति होती है वो सामान्यतः सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वो घटने की होती है, क्योंकि जो आय बढ़ती है तो उपभोग व्यक्ति चाहता है कि बचत ज़्यादा करना है, इसलिए वो उपभोग प्रवृत्ति है वो घटने की होती है। असामान्य परिस्थितियों में उपभोग प्रवृत्ति वो 21 से ज़्यादा भी हो सकती है, यानी कभी व्यक्ति की आय नहीं हो तो भी खर्च करना पड़े, तो उस समय आय नहीं होने पर भी उपभोग पर व्यय करना पड़ रहा, तो इस समय परिस्थितियों में उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो 21 से ज़्यादा भी हो सकती है। अल्पकालीन उपभोग फलन अपन यहाँ पे ये देखेंगे डायग्राम के माध्यम से, अगर अपन इसको देखें हमेशा अल्पकालीन एक्सेस से शुरू होगा। यहाँ पे अपन उपभोग लिया हुआ है एक्सेस पर और एक्स एक्सेस पर अपन ने आय को लिया है, और ये जो यहाँ से शुरू हो रहा है
और ये सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए प्लस बी वाई होगा। ठीक है, ये यहाँ पे ये पॉइंट बता रहा है, जैसे इसको मैं यहाँ पे पॉइंट दे दूँ ए, तो ये ए पॉइंट बता रहा है कि व्यक्ति का आय शून्य होने पर भी वो खर्च करेगा। और अगर बात करें अपन आय बढ़ेगी तो उपभोग भी बढ़ेगा, लेकिन उस अनुपात में नहीं बढ़ेगा। यहाँ एक डायग्राम का आपको मैं दिखा दूँ, तो जैसे उपभोग आय बढ़ गई व्यक्ति की y1 से y2, तो उपभोग में वृद्धि है वो c1 से c2 हुआ, यानी आय में ज़्यादा वृद्धि हुई, उपभोग में कम वृद्धि हुई है। और दीर्घकालीन उपभोग फलन है वो हमेशा मूल बिंदु से शुरू होगा। मूल बिंदु का शुरू होने का मतलब ये है कि दीर्घकालीन उपभोग फलन यहाँ से ओरिजिन पॉइंट आय शून्य तो उपभोग भी शून्य, आय बढ़ेगी उसी अनुपात में उपभोग में वृद्धि होगी, यानी सी इक्वल टू बी वाई होगा, सी इक्वल टू बी वाई होगा। और इसकी जो ये ढाल है वो स्थिर रहेगी, यानी जितना, तो इसका मतलब है कि दीर्घकालीन उपभोग फलन और अल्पकालीन उपभोग फलन में जो ये अंतर है उसका कारण है कि दीर्घकाल में ये जो बीच में अंतर है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और इसी के आधार पर ये क्यों अंतर रहता है, क्या है, इसके आधार पर विभिन्न परिकल्पनाएं दी गई है जो आगे अपन एमए के अंदर अध्ययन करेंगे। तो ये आज अपन ने पढ़ा कि सीमांत उपभोग फलन है वो आय तथा उपभोग के बीच के संबंध को दर्शाता है। उपभोग प्रवृत्ति है वो आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग के विभिन्न स्तरों के बीच के संबंध को प्रकट करती है। और जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है वो आय तथा उपभोग के अनुपात को प्रकट करती है। और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो आय में उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन का अनुपात है, या यूँ कहें कि आय में एक इकाई वृद्धि होने पर कुल उपभोग में होने वाले परिवर्तन को बताती है। इनके बारे में अपन अध्ययन किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो थैंक यू वेरी मच।